इसी बीच हमारे साथ नरेश बंसल राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि मौजूदा सेशन में माफ कीजिएगा क्या मुद्दे वो उठा रहे हैं और किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नरेश बंसल जी, स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नमस्कार, धन्यवाद जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी सिद्धू जी। जी नरेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, पार्लियामेंट में कई मुद्दे जो हैं इस वक्त वो बर्निंग इश्यूज हम कह सकते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सेशन को? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का सेशन है जिसमें 16 विधेयक पारित होने हैं। 20 दिसंबर तक ये चलेगा और देश हित के, जनता के हित के सभी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा है उसमें अभी देखना पड़ेगा कि विपक्ष किस प्रकार का रवैया अपनाता है, हाउस को कितना चल पाता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के मिलकर के ही हाउस में एक सार्थक डिबेट, डिस्कशन हो सकता है और उसके बाद बिल पारित हो सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा इस सप्ताह में कि किस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहता है। लेकिन जिस तरह से हंगामेदार रहा आज का सेशन और फिर स्थगित करना पड़ा, संभल का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संभल का मुद्दा कानून व्यवस्था का जिस प्रकार का मुद्दा है, सरकार तुरंत कार्रवाई उस पर कर रही है। और जहां तक वक्फ का सवाल है, वक्फ का बिल जब लाया गया था, वक्फ में संशोधन की आवश्यकता है, ये बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज, गरीब समाज, वो भी उसको मानता है। लेकिन कुछ लोगों का जिनका वक्फ की भूमि पर कब्जा है वो उसको नहीं होने देना चाहते, तो वो उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। और वो बिल जेपीसी को गया, जेपीसी पे इसलिए गया कि विपक्ष की भी मांग थी और विपक्ष के सांसद उसमें अपनी बात को रख के, अगर कोई उनको लगता है कि और संशोधन की आवश्यकता है तो वहां पर डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन वहां जेपीसी में भी हमने देखा है रोजाना कि किस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा, गाली गलौज, बोतल तोड़ना, ये, और जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं श्री जगदम्बिका पाल जी, इतने वृद्ध हैं, सीनियर हैं, उनके ऊपर पानी फेंकना, ये सब चीजें वहां हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी ने बड़ा शानदार काम किया है। अध्यक्ष जी ने कोई 500 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। अब वो रिपोर्ट जब सदन में आएगी तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं इनसे बातों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य रह गया? विपक्ष का मुझे लगता है ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है, ना जुडिशरी में विश्वास है। और वो हर चुनाव में इसके कारण से हारते भी हैं और हार को पचा भी नहीं पाते हैं, तो फिर हंगामा खड़ा करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष का जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं रह गया है। केवल हंगामा खड़ा करना और मीडिया की सुर्खियों में आना, ये विपक्ष का उद्देश्य है। नहीं तो पार्लियामेंट जो जगह होती है वो सार्थक डिबेट के लिए, सार्थक डिस्कशन के लिए और देश के हित में कानूनों को बनाने के लिए होती है। लेकिन विपक्ष ना बहस में भाग लेता है, ना डिस्कशन में भाग लेता है और बिलों को पास होने में भी रोड़े अटकाता है बजाय सार्थक बहस करने के। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र के जो नतीजे आए उसके बाद लगातार विपक्ष का ईवीएम को मुद्दा बनाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष जहां हारता है वहां ईवीएम को मुद्दा बनाता है, जहां जीतता है वहां मुद्दा नहीं बनाता। हाँ। चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो मुख्य चुनाव हो। अब झारखंड में विपक्ष जीता है तो वहां कोई मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र में हारे हैं तो मुद्दा है, उपचुनाव में बंगाल में सारी सीटें जीते हैं तो कोई मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें वो हारे हैं, हम जीते हैं, तो उनके लिए मुद्दा है। तो उनके हिसाब से हिमाचल में ईवीएम ने ठीक काम किया, हरियाणा में नहीं किया, कर्नाटक में ठीक काम किया, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं किया। तो ये जो सिलेक्टिव उनका मुद्दा है, इसलिए जनता इसको जानती है और जनता इस पर कोई विश्वास नहीं करती, क्योंकि
जो परिणाम आते हैं वो कम ज्यादा होते हैं, लेकिन मिले जुले होते हैं, सभी जीतते हैं सभी हारते हैं। तो विपक्ष कोई सार्थक मुद्दा नहीं उठाता है, और वो जो विपक्ष के नेता जिनके ऊपर चुनाव लड़ाने और जिताने का दारोमदार होता है, वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ईवीएम के मत्थे मर देते हैं। लेकिन अब ये भी मुद्दा उनका, मुझे लगता है उनकी पार्टियों में भी नहीं चल पा रहा है। नरेश जी, आपने सिलेक्टिव की बात की, विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि 2 राज्यों में चुनाव होते हैं तो एक जीत लेते हैं जहां बड़ी बात होती है और दूसरी जगह हमें हरा दिया जाता है, यानी कि सिलेक्टिव ईवीएम पर चीजें सेट हो जाती हैं। यही विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, ये विपक्ष के आरोप सरासर गलत है। ईवीएम किसी भी प्रकार से हैक नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने बार बार इसके लिए कहा है, चुनौती भी दी है चुनाव से पहले हर बार कि कोई हैक करके दिखाए उसको आए। तब ये वहां जाकर क्यों नहीं करते जब चुनाव आयोग बुलाता है? चुनाव किसी प्रकार के इंटरनेट से, किसी प्रकार के वाईफाई से, किसी से भी ईवीएम मशीन का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक जबरदस्ती का इशू उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जनता अब सब समझ गई है, इनके इशू को मानती नहीं है। और जहां पर चाहे बड़ी मात्रा में जीते हारे, लेकिन वहां पर भी सीटें जीते हैं ना। तो जिन सीटों पर जीते हैं उन पर क्यों हुआ? वहां ईवीएम ठीक थी, मतलब हमको पता था कि ये सीटें इनको जितानी है। कैसी बचकानी बात करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के लिए आप क्या सोच रहे हैं? उत्तराखंड में हम केदारनाथ की सीट बड़े मार्जिन से जीते हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता सनातन समर्थक है, राष्ट्रवादी है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता के मनों के अनुकूल राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहार करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। उसके सब कामों पर वहां की जनता लगातार अपना समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। अभी केदारनाथ में भी हमको आशीर्वाद मिला है। तो उत्तराखंड के लिए आगे आप क्या, आपका एजेंडा है, जो आप मुद्दे उठाना चाह रहे हैं, जो विकास की बात आप कर रहे हैं, किस गोल को सेट करके आप आगे बढ़ रहे हैं नरेश जी? उत्तराखंड के विषय में और देश के विषय में हम बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट में हमेशा स्पेशल मेंशन के रूप में, 0 आवर के रूप में, या बिल्स के डिबेट के रूप में जो जो हमको अवसर मिलते हैं हम उसको उठाते हैं, और उसके सार्थक परिणाम भी निकल कर आते हैं। क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विकल्प रहित संकल्प है कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा। 25 वर्ष का उत्तराखंड, उसको सार्थक करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के, सांसद हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, और हमारे मेयर हों, पार्षद हों, सब संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में आए। और अभी अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें हम देश में नंबर 1 आए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 10 में से 7 नंबर लेकर के हमने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जो पलायन की समस्या थी, उससे कहीं ना कहीं निजात पाने की, या उस तरफ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, पलायन की समस्या के लिए हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। चाहे वो स्टे होम हो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में 20 लाख तक का युवकों को लोन हो, और होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, 4 धाम यात्रा हमारी बढ़ी है, टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ा है। तो रोजगार मिल रहा है कि खेती के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, और छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, रेडी वाले, पटरी वाले, सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले, ऐसों को भी स्वनिधि योजना में हमने लगभग 40,000 लोगों को उत्तराखंड ने 16 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिससे उनके कारोबार ठीक प्रकार से चल रहे हैं। और उसमें भी 22% महिलाएं हैं। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी उत्तराखंड बहुत काम कर रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र और उससे पहले भी बटेंगे तो कटेंगे, क्या अब ये चुनाव के बाद हम ये माने कि ये एक नैरेटिव सेट हो गया है
या आप अब भविष्य की राजनीति को किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में लोग उसको समझते हैं, लेकिन ये कोई नया नारा नहीं है। हमारा पुरातन नारा है, सनातन नारा है, और इतिहास हमको बताता है कि जब जब हम बटे हैं, कटे हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी के समय में हो और महाराणा प्रताप के समय में हो। महाराणा प्रताप के साथ अगर राजा जयसिंह होते तो अकबर महान नहीं होते इस देश में। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके जो जयसिंह थे वो होते तो मोहम्मद गोरी नहीं जीतते। तो बहुत बड़ा इतिहास है सारा का सारा जो बताता है, और फ्रेजेज भी कोई ऐसे नहीं बनती, ऐतिहासिक रूप से बनती है। अंग्रेजी में भी कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो संभल पर अभी जो राजनीति हो रही है या फिर वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई जिस भी तरह से, आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया है? निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर कोई निर्णय नहीं होने वाला था, केवल मात्र कोर्ट के ऑर्डर से वहां सर्वे था। सर्वे में केवल वीडियोग्राफी होती है और जो आवश्यक लोग थे वो थे, लेकिन वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई और जिस प्रकार से भीड़ तैयार होकर के हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ आई और पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव किया है, उसको अब चिन्हित किया जा रहा है। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये चुनाव में जो लोग हारे हैं उनकी हताशा है, वो विभिन्न माध्यमों से देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, लेकिन देश का वातावरण किसी भी रूप में खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि उपचुनाव के नतीजों का असर कहीं ना कहीं इस हिंसा की वजह बना है, जो जिस साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? निश्चित रूप से मुझे यही लगता है कि जो हारे हैं वो उनके हारा के हताशा में उन्होंने बैक सपोर्ट किया है ऐसे तत्वों को जो वातावरण खराब करना चाहते हैं। तो अभी आप मौजूदा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी थी, उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी थी, अब आप देश की राजनीति को आगे किस पैरामीटर पर बढ़ते हुए देख रहे हैं? भाजपा की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में सफल रही है। देश का जो सनातन समाज है, इस देश की जो पहचान समाज है, वो जागरूक हुआ है, एकजुट हुआ है। हम चाहते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत और विकास ये साथ साथ हो और गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किले के प्राचीर से पंच प्रणों की घोषणा की थी, उन पंच प्रणों को पूरा करने के लिए और उनके आधार पर देश विश्व की बड़ी शक्ति बनने के लिए, आर्थिक शक्ति भी, सामरिक शक्ति भी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, बेहद शुक्रिया नरेश बंसल जी हमसे जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी कि उत्तराखंड को लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, पलायन को रोकने के लिए या फिर विकास की बात हो, और संभल पर किस तरह से संभल कर राजनीति करनी चाहिए और एक साजिश की बू आ रही है, ये कहना है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का। सीधा इशारा कर रहे हैं कि यूपी उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उस हार की वजह कहीं ना कहीं साजिश की बू से आ रही है, ये कहना है नरेश बंसल का। इन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा ही सेंसिटिव मामला, मथुरा काशी संभल, कब निकलेगा हल? बड़ा सवाल दंगल का, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल संभल में देखने को मिल रहा है, यकीनन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मथुरा काशी संभल, कब निकलेगा हल? संभल में बवाल, सवाल ही सवाल। संभल की साजिश का आखिर सच क्या है? बिल्कुल भारी बवाल, और आज हैं सुलगते सवाल। उन सुलगते सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह का इस पूरे हिंसा पर, इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस जगह पे मेन
ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है, सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है और आगे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी, यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पे हम कार्रवाई। संभल के राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र, डीएम संभल के, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। तकरीबन 2,500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। डीएम, इसी बीच राजनीति भी इस पूरे मसले पर होने लगी है और जिस तरह से हमारे साथ नरेश बंसल राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से जो जुड़े थे, उन्होंने खुद ये संकेत दिए कि यूपी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, ने इस सारे मसले पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। की घटना में सरकार ने जल्दबाजी करते हुए बिना वहां की स्थिति को समझे, लोगों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी दिखाई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि चाहते तो इस घटना को शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से भी संपन्न कराया जा सकता। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र दखल देकर इस मामले में एक शांतिपूर्वक रास्ता निकाले ताकि वहां पर जो शांति है, सद्भाव, भाईचारा कायम हो सके। बिल्कुल, और इसी बीच विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले के वकील हैं, वो अपना क्या पक्ष रख रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं हरिहर का मंदिर है। आइए आपको सुनाते हैं कि विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये सर्वे के आदेश थे, सर्वे के लिए टीम गई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से क्या अफवाह फैली और ये हिंसा हो गई और इस हिंसा ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और राजनीति भी इस पूरे मसले पर होने लगी है। इसी बीच हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू नेता हैं और मौलाना कुंभी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शिशिर जी, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, हिंदू पक्ष का जो कहना है कि वो हरिहर मंदिर है हमारा। विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, मेरी उनसे वार्ता भी हुई। हमारा पक्ष था, हमने अदालती रास्ता अपनाया, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने वहां पर सर्वे का आदेश दिया, सर्वे करने गई टीम। अब जब आप सर्वे करने टीम जाती है तो वहां पर एक वर्ग के लोग हमलावर हो जाते हैं और ठीक इसी प्रकार की कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर पर जब सर्वे हुआ था, उस दिन भी मुस्लिम पक्षकारों ने, मस्जिद कमेटी ने वहां धक्का मुक्की की थी और वहां पर प्रयास किया था कि वहां सर्वे ना हो सके काशी में। तो ये सारी लड़ाइयां अयोध्या के बाद मथुरा, काशी, आगरा में जो हमारा ताजमहल, जो तेजो महाल मंदिर में रहा, उसकी लड़ाई, कुतुब मीनार, ये सारी लड़ाइयां, लक्ष्मण टीला लखनऊ का, ये सारी लड़ाइयां हिंदू तरह हम लोग लड़ रहे हैं। हम एक एक चीज लेंगे, हिंदुओं की जो पुरातन संस्कृति छीनी गई है सब कानूनी दृष्टि से लेंगे, लेकिन समस्या ये आती है जिनके मन में ही पाप हो वो सर्वे क्यों होने देंगे। तो ये उनकी खलबलाहट जो थी वहां दिख रही है। अब बात यहाँ आती कि ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर थूक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद और तमाम तरीके के जिहाद
ये नहीं चलेंगे, दंगा नहीं चलेगा, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई दंगा करेगा तो दंगाइयों का इलाज भी यहाँ पर है। यहाँ पर ठोको नीति भी है और प्यार बांटने की भी नीति है। प्यार ठीक है। बांटोगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखोगे, ये सभी की जिम्मेदारी है, हम सब साथ में हैं। तो ये साफ साफ समझ लेना चाहिए, जिन लोगों की जो जाने गई हैं उसके पीछे ये साजिश करता है। वहां के सांसद जी ने जिस प्रकार से वहां भड़काऊ शफीकुर रहमान वर्दी के जो ठुकुतरे, उन्होंने जिस तरीके से वहां खड़े होकर ये सब करवाया, वो सब वहां साक्ष्य मौजूद है। तो अब वो कह रहे हैं सांसद जी क्या वहां मौजूद नहीं थे? तमाम टीवी चैनल से वहां दिखाया कि किस प्रकार से सांसद जी वहां मौजूद थे। मस्जिद ठीक है। कमेटी वहां ऐलान कर रही थी, जो सुनने में आ रहा है कि पत्थर मत चलाइए, गोली मत चलाइए, सब वहां से हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। ना तो मैं वहां था, ना हमारे साथी जो हमारे बैठे हुए चैनल पे वो लोग वहां थे। चलिए फिर भी एक हम बात चाहते हैं कि मौलाना सही जी की तरीके भी से बात सुन कार्रवाई लेते हो, हैं। जांच 7 वगैरह FIR इस सब पूरे मसले पर हो चुकी हैं, लेकिन संभल पर राजनीति जो हो रही है वो शायद सही नहीं है, क्योंकि पूरे मामले पर थोड़ा संभल कर ही राजनीति होनी चाहिए। मौलाना जी क्या कहना है? देखिए, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा सूबा है और यहाँ के लोग हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते थे और रहते हैं। चंद लोग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप 10 लाख मंदिर बना लिए, किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए, मस्जिद को गिरा के मंदिर बना, ये थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता है। आप मंदिर बनाइए, हम भी आपके साथ हैं, पूरा मुसलमान आपके साथ हैं, सब कुछ हम आपका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और जो उपद्रवी लोग आपकी आवाज नहीं आ रही है मौलाना जी। सब तरीके से हुकूमत जो है कार्रवाई करे, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब ना किया जाए। हम कह रहे हैं तो चाहती कि हमारे सूबे में या हमारे मुल्क में दंगा फसाद हो, लोग आपस में लड़े, मसाइल खराब हो, कोई हुकूमत नहीं चाहती है। ये पार्टियां चाहती हैं कि आपस में मतलब मेल मिलाप ना होने पाए। तो हम यही देश के रहने वाले मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि आप प्यार मोहब्बत से रहिए। मस्जिद और मंदिर तो बहुत से बन जाएंगे, मगर प्यार मोहब्बत अगर खत्म हो गया तो ये न मिल पाएगा। इसलिए हमारे देश को प्यार मोहब्बत की जरूरत है, प्यार मोहब्बत से रहिए। और जो उपद्रवी ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, उनके साथ को चाहिए प्रशासन सब तरीके से कार्रवाई करे। हाँ और बिल्कुल, दूसरी क्योंकि ये- बात सिर्फ अभी सर्वे की थी, टीम सिर्फ सर्वे के लिए गई थी और टीम पर पत्थरबाजी और उसी से पूरा माहौल बिगड़ गया। मौलाना जी देखिए, ये लोग तो देखिए ये वो लोग हैं कि जो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी हमारे कम्युनिटी के 100-150 लोगों को जो है शहीद कर दिया गया पाराचेराग के अंदर। इतने लोग बेतुके लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, जहालत जो है सब कराती है। अगर सर्वे करने आए तो सर्वे करने दिया जाता। जब आपको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, हिरास नहीं है, तो क्यों आप मतलब सर्वे के मामले में आप लड़ाई झगड़े में उतारू हैं, दंगे में उतारू हैं? देखिए, भारत जो है कल भी सबका था, आज भी कब है। आज जो 1500 साल पहले जिन लोगों ने किया था, हम ना उनके मानते हैं, वो जालिम थे, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो और या औरंगजेब हो। ये सब जालिम और जाबिर लोग थे जिन्होंने बड़ा जुल्म और अत्याचार हमारे भारत में किया। उस वक्त के लोगों ने बर्दाश्त किया। आज ना अकबर है, ना भारत, ना औरंगजेब है, ना जहांगीर है, कोई नहीं है। अब तो हम लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने भारत का नाम ऊंचा करें। जितनी शांति, जितनी मोहब्बत, जितना प्यार हमारे भारत हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आपकी है। बातों से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर इस सारी हिंसा को भड़काने के लिए कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश रही क्या? अफवाहें फैलाई गई और उसकी वजह से ये हिंसा हो गई? हाँ, बिल्कुल यही है। देखिए, लड़ाई झगड़ा जब भी होता है जब कोई ताकतें सामने आती हैं और चाहती हैं कि हमारे मुल्क का, हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। योगी सरकार ना किसी गलत आदमी को बर्दाश्त करती है, ना करेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी होगा, योगी सरकार ना कभी बर्दाश्त करती है, ना करेगी। जिन लोगों ने उपद्रवी की है, गोलियां चलाई हैं, प्रशासन पर गोली चलाई है, प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करें, किसी धर्म का लिहाज ना करें कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। लड़ाई करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म जो होता है इंसानियत है। अगर आप देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, तो इनको सख्त कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहिए है और ऐसे लोगों पर सख्ती रखना चाहिए है। क्योंकि देखिए, इस वक्त हम दुनिया में माहौल देख रहे हैं, दुनिया का माहौल देखिए और भारत का माहौल देखिए। सबसे अच्छा भारत का माहौल है, जो इतने धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे। हमारे यही लोगों से अपील है, मुसलमानों से खास तौर से,
कि मुसलमान मस्जिदें तो बहुत सी बन जाएंगी मगर मोहब्बत प्यार जो है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए मस्जिदों के नाम पे अपने को लड़ाई झगड़े की तरफ न लेके आइए, मोहब्बत के साथ आइए और जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट आपका हल करेगी। यहाँ गवर्नमेंट में भेदभाव नहीं है, कभी भेदभाव नहीं हुआ, ना आज है जी, ना कल हुआ है। बिल्कुल आप सही, लोग जो क्योंकि हैं, प्यार के साथ अभी तो सिर्फ सर्वे हो रहा था और सर्वे के बाद अब जो सर्वे हो चुका है उसकी रिपोर्ट 29 तारीख को कोर्ट में जमा होनी है और आगे की जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट तय करेगा। शिशिर जी, आपका क्या कहना है अब आगे पूरे इस मसले पर? ये राजनीतिक जो इस ऐसे मसले पर राजनीति होने लगती है, ये माहौल खराब करती है? जी देखिए, सैयद साहब ने जो कहा मैं उससे कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ। हमारा ये कहना है कि दुनिया में अमन चैन कहीं नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आज अमन चैन है। क्यों है? सरकारें जाति और धर्म देख के काम नहीं कर रही हैं। इन्होंने अभी कहा कि हिंदुस्तान में लाखों मंदिर बन गए, तो ये बताइए आजादी के वक्त के 500 मस्जिदें थी, आज लाखों मस्जिद कैसे यहाँ बन गई? आप बताइए। कोई भी मस्जिद डीएम की परमिशन से नहीं बनी है। और सनातन धर्मी जो है हमारे, ये दुनिया में केवल हिंदुस्तान में जहां पर है वहां पे भी ये कहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मंदिर कैसे बन गए। इसी हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू और मुसलमान साथ में लड़े, लेकिन मुसलमानों ने अपने हक के रूप में पाकिस्तान ले लिया, वहां से बांग्लादेश बन गया और वो कौन बने? इस्लामिक राज बने। हिंदुओं को क्या मिला इस देश में? हिंदुओं को आजादी कहाँ मिली? अब हिंदू लोग ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों से, और ये मुसलमान क्या कह रहे हैं? ये हमारा राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हमारी काशी में मंदिर नहीं बनने देंगे, हमारी मस्जिद में लंगर डालेंगे, वहां पर क्या नाम है, मथुरा में वहां मस्जिद करेंगे। आगरा में आप देखिए ताजमहल जो तेजो महल था, उसके बाद आई लखनऊ में लक्ष्मण टीला। मतलब हिंदुओं को एक आजादी की लड़ाई अभी और लड़नी बाकी है। इस देश को अगर हम हिंदू राष्ट्र कह दें तो गुनाह हो जाता है, लेकिन वो अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाते हैं 1400 वर्ष के इस्लामिक इतिहास में 56 इस्लामिक मुल्क बन गए तो कोई हाय तौबा नहीं हुई। लेकिन अगर एक हिंदू राष्ट्र अपनी छत मांगता है तो गुनाह हो जाता है। ठीक है, मतलब ठीक है, दोगला चरित्र जो है ये कैसे सहेगा? और दुनिया में फसाद का एक ही इलाज है मेरी नजर से। अगर देखिए जो इजराइल कर रहा है, जो चीन ने किया और तमाम ऐसी कंट्री, कट्टरपंथियों का जवाब, वहां मस्जिदें मदरसे बंद किए गए, ऐसे आतंकवादियों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये इलाज है। और इससे भी बड़ा अगर इलाज है तो वो ये है कि एक धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है जिस प्रकार से कि अगर यहाँ पर काफिरों के खिलाफ दंगा करोगे, फसाद करोगे, तो उसके एवज में तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। तो ये हूरों की जो लड़ाई है ये दुनिया में फसाद की जड़ है। ठीक है शिशिर जी, मौलाना जी, क्या आपको लगता है कि अभी पूरी हो जाना चाहिए? एक लाइन पूरी हो जाए फिर आप बोलिए। जो जन्नत में जाने के लिए चक्कर है, इसकी दुनिया में फसाद की जड़ है। अमेरिका ने एक इलाज ढूंढा इसका, उसने लादेन को पकड़ा और लादेन को पकड़ के उनको उनके परिवार को नहीं दिया, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया क्योंकि वो आतंकवादी था। वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू नहीं था, लेकिन आतंकवादी था। उसका इलाज किया तो उसका इलाज आतंक का ये है कि अगर कोई मुसलमान आतंक की घटना में पकड़ा जाता है तो उसको दफनाने की बजाय जला दिया जाए। चलिए एक बार मौलाना जी से पूछ ले, वो अपने फाइनल कमेंट्स क्या कहना चाहते हैं। जी मौलाना जी, जल्दी से क्या लगता है कि ये जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये पूरा राजनीतिक रंग इसको दे दिया गया है? देखिए ऐसा है कि न कोई होरें किसी को मिल रही है, कहीं होरें पड़ी हुई हैं। मुसलमान अपने अमल से जो है, अपने अमल से सही हो और सही तरीके से भारत में रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, अपने भाई बना के रखें, मुसलमान भाई के बन रहे हैं, मुसलमान के साथ रहें, हिंदू के साथ रहें, और ये मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म कर दिया जाए। हम कहते हैं कि दुनिया, हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा, भारत बड़ा है, आप 50 लाख मंदिर बनाइए, हम खुशी से आपका साथ देंगे, मगर आप किसी मस्जिद के अंदर मंदिर न ढूंढे रहे, बराए मेहरबानी, क्योंकि आप जानते हैं जाहिल है मुसलमान, इनको कुछ नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। ये लोग जब झगड़ा वगड़ा हो जाता है उसके बाद
बाद सब परेशान होता है, पूरा मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। और करते दो आदमी हैं, बदनाम पूरे मुसलमान होते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि हम लोग मंदिर के कभी न खिलाफ थे न खिलाफ हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर मंदिर बनाए हैं। ये जो लखनऊ में आप आइए, अवध शहर के अंदर हनुमान मंदिर जो है आसफ-उद-दौला ने बनाया है। आज भी मंदिर इतना लेकिन बड़ा मौलाना मंदिर जी बना हुआ है। फिर ये मैसेज देना जरूरी है ना, फिर ये मैसेज देना जरूरी है कि इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सर्वे ही हो रहा था, सर्वे की रिपोर्ट आगे जानी थी। और दूसरी बात है कि हमारा कहना यही है कि प्यार मोहब्बत से हमारे भारत में सब लोग रहें। हमारी यही अपील सब लोगों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, हम हर इंसान से ये अपील करेंगे कि भारत में प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत ही से जो है देश आगे चलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। मंदिर बनाइए, मस्जिदें बनाइए। ठीक है शिशिर जी, वक्त की कमी, अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए जल्दी से। मेरा कहना है कि सैयद साहब एक बात बोलते दूसरी बात भूल गए शायद। पहली मस्जिद जो केरल में बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए जमीन हिंदुओं ने दी थी। और इस्लाम के जो मानने वाले हैं ये यहाँ पर तो कन्वर्टेड ही आप सब जानते हैं। आपके इमाम हिंद राम हुआ करते थे, कई मुसलमानों ने स्वयं बोला, तो आप भी जानते हैं इस बात को, भाई भले ही टीवी चैनल पे ना बोले। तो हिंदुओं ने सदैव दिया है। हिंदुओं ने कभी किसी की जमीन पे हमला नहीं किया, किसी की उपासना पद्धति को लेकर के विरोध नहीं किया। हिंदुओं ने कभी कहीं पर अवैध रूप से कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। लेकिन अगर उकसाएंगे तो ये गलत होगा। इस्लाम के मानने वालों को चाहिए कि हिंदू बहुसंख्या के देश में उसकी भावनाओं का सम्मान करें। उसके जो मंदिरों को तोड़ा गया है उसको साफ गोई के साथ उसमें आगे आए और वहां पर जो मंदिरों की जगह उनको वापस कर दे। देश में शांति के साथ, दुनिया में कहीं शांति है तो हिंदुस्तान में इसको कायम रखें। और शिया वर्ग के साथ जो दुनिया में इस पर जुल्म हो रहा है उसकी भी हम हिम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। बेकसूर 37 आदमी नहीं मारे गए, 37 परिवार नष्ट हो गए। ठीक है शिशिर जी, बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि एसपी संभल का भी बयान इस पूरे मसले पर आया है। वहां के हालात पर उन्होंने भी अपनी जो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है। के बिश्नोई एसपी हैं संभल के, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं चलते चलते। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। एसपी संभल के जिन्होंने कहा कि हालात अब ठीक हैं, कंट्रोल में है, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर हैं और ऐसी घटनाओं पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। बात सर्वे की है। सर्वे की रिपोर्ट अब 29 जो है नवंबर को वो कोर्ट में पेश की जाएगी। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।